नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम। अभी कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो है कि अपने चैनल पर भाषा ज्ञान धारा, जो कि मेरे एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो है कि एकांकी संचय और नया रास्ता का एक वीडियो बना दीजिए। तो बहुत से बच्चे हैं जिनमें मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये कमेंट किए थे, लेकिन उनमें एक विद्यार्थी है हमारा राजदीप निरंजन, वो उसके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो ठीक है, मुझे भी लगा कि सही है, बच्चे इतना प्रयास कर रहे हैं समझने का, क्योंकि दौर बदला है, समय बदला है, तो लोग बच्चे जो है कि ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। उनका एक रुझान है कि ऑनलाइन में चीज़ों को समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो अच्छा है, ठीक है, जैसा वो चाहें वैसे पढ़ाई करनी भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने ये भी कमेंट किया कि एकांकी संचय पर जो सबसे उनको कठिन कहानी लगती है वो लगती है ये सूखी डाली। ये कहानी थोड़ी सी कठिन है भी, समझने के तौर पर ये कठिन है। वैसे ये कहानी तो कहानी होती है, कोई भी कठिन नहीं होती है, सारी कहानियाँ सरल होती हैं। तो ये जो कहानी है जिसमें ये दिया गया है ये सूखी डाली, तो इस कहानी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ये बहुत आप संक्षिप्त में इसको समझ लीजिएगा। तो इस चूँकि वीडियो है तो वीडियो को हमारे आदरणीय अभिभावक भी देख रहे होंगे, तो वो सभी विद्वान हैं और बाद में उनके भी हम सुझाव लेंगे। यदि कोई कहीं बात होती है, कोई त्रुटि होती है, तो वो मेरे भी रिस्पेक्टेड हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, और उनके सुझाव का मैं स्वागत करूँगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो सूखी डाली जो कहानी, इस एकांकी को आपको समझना है, क्योंकि ये कहानी नहीं है पूरी, ये कहानी को आधार बना करके लिखी गई है और जिसका नाम है एकांकी। एकांकी क्या है? जिसमें केवल एक अंक होता है, वो एकांकी होती है। एक अंक, एक अंक से मतलब होता है कि एक ही घटना, एक ही समस्या को दिखाएगी ये, और एक ही समस्या का समाधान भी कर देगी। कई बार समस्याओं का समाधान नहीं भी होता है, ऐसा भी ये एकांकियों में पाया जाता है। तो एकांकी है आपकी सूखी डाली। तो सूखी डाली जो एकांकी है, ये उपेंद्र नाथ के द्वारा लिखी गई है। अश्क इनकी उपाधि है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये अश्क, तो उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये जो एकांकी है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। हर एकांकी के दो प्रकार के पात्र होते हैं, पुरुष पात्र और महिला पात्र। तो इनमें जो पुरुष पात्र हैं वो हैं दादा मूलराज, करमचंद, परेश, ये मूल हैं, ये पुरुष पात्र हैं। इसके बाद है महिला पात्र। महिला पात्र में है इंदु, बड़ी भाभी और बेला। ये आपने पात्र समझ लिए हैं। जो बड़ी भाभी है इसको लेकर के आप लोग बहुत भ्रमित होते हैं, ये आप लोग समझते हैं कि इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसे क्या मान लें। तो जो बड़ी भाभी है इंदु की माँ है, यही आप माने और मान कर चलें। अब देखिए, अब इस कहानी को हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि कहानी है क्या। देखिए, ये जो कहानी लिखी गई है ये संयुक्त परिवार के ताने बाने को लेकर के लिखी गई है। जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार का जो ताना बाना था, इसमें सभी लोग मिलते थे, मिल बैठ के रहते थे, आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याएं बांटते थे, सुख बांटते थे, दुख बांटते थे, और जीवन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन आधुनिक युग आया तो आधुनिक युग में क्या है कि एकांकीपन आ गया है लोगों में। एकांकीपन में यह है कि वो ये सोचते हैं कि उनको अपना परिवार आगे ले जाना है, डेवलप कर लेना है, और बहुत से लोगों में परिवार में वो उनकी क्षमताएं कम हो रही हैं या क्षमताओं का अच्छे से कोई विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो उसी धारणा को लेकर के आगे परिवार में नहीं बन पाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दादाजी जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दादा मूलराज जो कि मुखिया है परिवार के। इनकी एक धारणा है कि परिवार को टूटने नहीं देना है, परिवार हमेशा एक रहे। तो इस परिवार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए वो परिवार में कभी भी किसी भी सदस्य को अलग नहीं होने देते हैं। संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, लेकिन सभी लोग मिलके प्रेम से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो परिवार में एक नया मोड़ आता है कहानी का, एक जिसको हम ट्विस्ट बोल सकते हैं, एक नया जो एक मोड़ आता है कहानी में, वो एकांकी में नया मोड़ कहाँ से आ रहा है? देखिएगा, ये नया मोड़ आता है जो दादाजी के नाती है, सबसे छोटा नाती है दादाजी का, जिसका नाम है परेश। परेश की शादी हो जाती है, और
ये जो कहानी है पूरी एकांकी जो है ये आज़ादी के पहले की एकांकी है। तो इसमें होता ये है कि जो परेश है वो नायब तहसीलदार बन जाता है पढ़ लिख करके, और उसकी शादी लाहौर, जो कि अब अलग है हम जानते हैं, तो लाहौर पहले भारत में ही था। तो लाहौर में एक बहुत ही जमींदार, बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, उनकी बेटी होती है जिसका नाम है बेला। बेला बहुत पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, ग्रेजुएट है। तो उसकी शादी हो जाती है। वो बेला हमेशा अपने छोटे परिवार में रही होती है और जहाँ सुख सुविधाएं भी बहुत हैं, नौकर चाकर, तमाम सुविधाएं। लेकिन जब वो इतने बड़े परिवार में आती है तो उसका मन नहीं लगता है और उसको इस परिवार में बहुत ही बोरियत महसूस होने लगती है, ऊब होने लगती है कि कैसे वो रहेगी यहाँ। तो उसे क्या होता है कि हर पुरानी जो वस्तु है या कोई भी पुरानी व्यक्ति है, सभी से उसको बड़ा एलर्जी है, एक तरह से उसको अलगाव है, नफरत सी तो नहीं, नफरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन अलगाव है उससे। होता ये है बाद में कि उसका सबसे पहला जो उसका मन में जो उसके भरा हुआ है, मन में जो उसके भरे में बहुत सारी जो समस्याएं हैं या जो खींच है, वो प्रकट कहाँ होता है? वो प्रकट होता है नौकरों पर। तो सबसे पहले जो रजवा है, जो कि बहुत समय से दादाजी के यहाँ काम कर रही है, नौकरानी है, मिश्रानी है, बड़ी है, मुख है, काम भी अच्छे से कर लेती है, लेकिन वो क्या करती है, उसको वो कहती है कि तुमको काम नहीं आता हो, तुम यहाँ से जाओ, हट जाओ यहाँ से, वो हटा देती है। तो रजवा ये कहानी, दुख की कहानी परिवार में अन्य लोगों को सुनाती है, इंदू को बताती है। तो इंदू क्या करती है कि इंदू जो मंझली बहू है उन सबको बुलाती है और उनके बीच में ये बताती है कि जो ये बेला है ये क्या कर रही है कि ये परिवार में विघटन पैदा कर रही है, देखो उसने रजवा को निकालने के लिए बात बोल देती है। और फिर बेला का क्या चरित्र है, वो धीरे धीरे वो परिवार में जो पुराना फर्नीचर भी रखा हुआ है वो उसको भी कहती है कि इसको हटा दो। हद तब हो जाती है जब वो बिल्कुल परिवार में साथ रहने के लिए अपने पति परेश से सीधे मना कर देती है कि मैं इस परिवार में रहना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे आप कहीं अलग व्यवस्था कर दीजिएगा। तो जब अलग व्यवस्था की बात आती है तो दादाजी समझाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो होता ये है कि परेश क्या करता है कि अपनी समस्या लेकर के दादाजी के पास जाते हैं। जब परेश दादाजी के पास जाता है तो दादाजी इस समस्या को समझते हैं और समझने के बाद बड़े बूढ़े होने के नाते, जैसा कि उनका प्रयास है कि परिवार को एकता की सूत्र में बांध कर रखना है, वो क्या करते हैं कि वो परेश को समझाते हैं कि बेटा जो बहू है आपकी वो आधुनिक ज़माने की बहू है, उसकी बात समझिए। क्योंकि दादाजी ये चाहते ही नहीं है कि बहू अलग हो या कोई भी अलग हो। तो दादाजी की अपना ये प्रयास है कि वो ना अलग हो। दादाजी वहाँ बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और क्या कहते हैं कि परेश को ही कहते हैं कि तुम एक काम कर लो, बहू जो चाहती है वैसा कर लो, कभी कभी उसे बाज़ार भी ले जाओ, उसके पसंद का जो सामान है उसको लेकर आओ, पुराना सामान है तो उसे हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, नए ज़माने का नया सामान लाई, लेकिन बहू को दुख मत दीजिए। परेश ये कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, वो समझने को तैयार नहीं है, और आप अगर चाहें तो बाग वाला जो मकान है उसमें आप अभी रह भी नहीं रहे हैं, वो आप दे दीजिएगा। तो दादाजी कहते बात तो ठीक है, बाग वाला मकान दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको दे दें और उसका हमें कोई काम भी नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, वो ये कहते हैं कि इससे कोई समस्या दूर नहीं हो जाएगी, लेकिन हमको बहू को बदलना चाहिए। तो बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका ये है कि जो वो कह रही है उसे अभी मान लिया जाए, समझ लिया जाए। तो दादाजी क्या करते हैं कि एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, और बेला और परेश के अलावा वो परिवार में सभी सदस्यों को बुला लेते हैं, जिसमें इंदू मुख्य रूप से है। इंदू मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ईगो हर्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो अहंकार पर चोट पहुँचती है वो इंदू के पहुँचती है। इंदू के अहंकार पर चोट इसलिए पहुँचती है क्योंकि इंदू परिवार में सबसे पहले तो ये बात है कि छोटी है, और छोटी होने के साथ साथ जो अन्य लोग हैं, इवन बेला की माँ भी है, सॉरी वो जो इंदू की माँ भी है, और उनकी और जो हैं छोटी भाभियाँ हैं, मझली भाभियाँ, छोटी सबसे छोटी तो यही है बेला है, वो कम पढ़ी लिखी है, या ये कह लीजिए बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। और ये जो इंदू है ये कक्षा 5वीं पास से प्राथमिक स्तर इसने किया है।
तो ये परिवार में पहले सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है, सब लोग इसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब से बेला आई है तब से इसका भी सम्मान थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू है। तो इंदु को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान था। तो इंदु को विशेष रूप से दादाजी ने बुलाया और ये समझाया कि इंदु तुम भाभी को परेशान नहीं करोगी और उसकी सारी बात को समझोगी, और परिवार का कोई भी सदस्य छोटी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उसे पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया जाए, वो जो काम करना चाहती है वो करे, और जो नहीं करना चाहती बिल्कुल ना करे। दादाजी ने स्पष्ट रूप से बात सब परिवार के सदस्यों के बीच में बोल दी। परिवार के सदस्य समझे भी गए। समझने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और उन्होंने बेला को कोई भी काम करने से बिल्कुल सीधे मना कर दिया। अगर बेला ने सोचा दादाजी के कपड़े धो लिए जाए तो मना कर दिया कि तुम मत धो, तुम अपना पढ़ाई लिखाई का काम करो। तो यहाँ होता क्या है कि अचानक छोटी जो बहू है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होने के साथ वो ये स्वीकार कर लेती है कि परिवार में उसका व्यवहार था, जैसा भी व्यवहार था वो उसे बदलेगी और सब लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेगी। और यहाँ दादाजी की जो कहानी है, जो उनका एक सपना है सूखी डाली, यानी सूखी डाली से मतलब यही है कि अगर बेला अलग हो जाती है परिवार से तो वो डाली सूख गई, यानी जो उनका जो परिकल्पना है ये वट वृक्ष की वो खत्म हो जाएगी। तो दादाजी अपना इस जो वट वृक्ष है, ये जो बरगद का एक पेड़ की तरह उन्होंने जो अपने परिवार को बना रखा है, उसको बचाने में वो सफल हो जाते हैं। और बेला जो है वो सूखी डाली नहीं बन पाती है, उसको परिवार में शामिल कर, तो वैसे भी वो शामिल ही थी, लेकिन परिवार में उसके प्रति भी और लोगों की धारणा बदलती हैं और बेला की भी धारणा बदलती हैं। बेला परिवार में सुख शांति के साथ रहने लगती है, उसे पश्चाताप भी होता है और हंसी खुशी से सारा परिवार फिर से रहने लगता है। इस एकांकी में बीच बीच में छोटी छोटी और भी घटनाएं हैं, जैसे मल्लू का छत तोड़ देना भासी के द्वारा, परिवार में बच्चों का दादाजी को ये ताना देना कि आप हमको यही कहानी सुनाते रहते हैं, एक बरगद की कहानी, ये तमाम घटनाएं उसमें आती हैं कहानी के बीच बीच में एकांकी में। लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अब परीक्षा में आप सबसे अच्छे अंक लाएं तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जो प्रश्न होते हैं, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, ये प्रश्न जो होता है ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हर प्रश्न का जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा कि पूछा क्या जाता है, पूछा क्या गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जितना पूछा जाता है उतना ही आपको लिखना होता है, तो इससे आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। और जो परीक्षक होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उस पर भी एक अच्छा प्रभाव आता है। आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अभी से आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी राइटिंग यदि गंदी है तो उसको ठीक करिएगा, उसको सुंदर लिखिएगा। देखिए, सुंदर लेख का कॉपी चेक करने वाले पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस जो सारगर्भित एकांकी का सार हमने आपको बता दिया है, इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और भी है, मैं आपको और भी नए नए वीडियो आपको बनाता रहूँगा और आपके ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे भेजता रहूँगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा एक चैनल है भाषा ज्ञान धारा, अगर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करते हैं भाषा ज्ञान धारा तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर भी आपके लिए लेटेस्ट वीडियो देता रहूँ, जिस पर आपको अभी टेट और सीटेट का एक माहौल चल रहा है, तो अभी तो टेट सीटेट पर ही वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन उनसे भी आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है वो ग्रामर की वीडियो है, व्याकरण की वीडियो है, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं जनवरी से आप लोगों के लिए एकेडमिक वीडियो ICSE हिंदी एंड आपका 12th एंड 10th दोनों क्लासेस के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, नमस्कार।